नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूं और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लास्ट चैप्टर इस समय चल रहा है। 6 चैप्टर है लिफ्टिंग मशीन। इसके बाद आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समाप्त होगा। तो 1 से 2 लेक्चर आपको और करने हैं, उसके बाद आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने लिफ्टिंग मशीन पढ़ा। लिफ्टिंग मशीन में बात आएगी ऐसी मशीन जो लोड को लिफ्ट करने के लिए लीस्ट इफर्ट के साथ किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिफ्ट करने के लिए यूज किया जाए। इसी बात आया लोड क्या था, तो एक रेजिस्टेंस जिसको हमें ओवरकम करना है। इफर्ट क्या था, जो आप रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आप फोर्स लगा रहे होते हैं उसको ओवरकम करने के लिए, वो आपका हो गया इफर्ट। इसी में आया मैकेनिकल एडवांटेज लोड अपॉन इफर्ट। फिर आया वेलोसिटी रेशियो, डिस्टेंस कवर्ड बाय इफर्ट टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय लोड। इनपुट की बात हुई तो P इंटू एक्स की बात हो गई, आउटपुट की बात हो गई W इंटू वाई हो गया। इफिशियंसी इक्वल टू आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, तो W इंटू वाई अपॉन P इंटू एक्स, और फाइनली आ गया इफिशियंसी इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। आइडियल मशीन बोलने का मतलब देयर इज नो लॉस, द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन इज 100%, then you can say that mechanical advantage will be equal to the velocity ratio in case of ideal machine. आइडियल मशीन के केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो सेम होता है। यांत्रिक लाभ और वेगानुपात आपका क्या होगा, सेम। पर बात चल रही प्रैक्टिकल मशीन। प्रैक्टिकल मशीन में आप कितना भी कर लो, कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस रहेगा तो गारंटी है कुछ ना कुछ लॉस होगा। आप जितना इनपुट सप्लाई करेंगे उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ये गारंटी है। क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये शुरू होता है कि किसी एक लोड W को उठाना। दो नजरिया होगा, पहला कि हमें W उठाना है। अगर आप W को लिफ्ट कराना चाहते हैं, W लोड को उठाना चाहते हैं, आइडियली जो इफर्ट लगाना पड़ेगा उससे कहीं ज्यादा इफर्ट रियल में लगाना पड़ेगा। और ये भी ध्यान रखिए, किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होता है। तो फॉर अ पर्टिकुलर W, फॉर आइडियल मशीन द इफर्ट रिक्वायर्ड विल बी लेस देन द रियल मशीन। सच में आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आइडियल कहेगा इतने फोर्स लगाने से काम चल जाएगा। तो आइडियल मशीन्स के लिए आप मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो की इक्वल करेंगे तो आइडियल इफर्ट आपको पता चल जाएगा। लास्ट क्लास में हमने किया भी है। तो आइडियल इफर्ट था W लोड अपॉन वेलोसिटी रेशियो, और एक्चुअल इफर्ट आपका P है। ठीक है, एक्चुअल इफर्ट विल बी मोर देन द आइडियल इफर्ट फॉर अ पर्टिकुलर लोड। तो यहां से आप कहेंगे कि भैया इफिशियंसी जो आएगा वो आएगा आइडियल इफर्ट अपॉन एक्चुअल इफर्ट। ऐसे अगर आप सेम इफर्ट लगा दें, दो मशीनें हैं, एक आइडियल मशीन है और एक रियल मशीन है, सेम इफर्ट अप्लाई कर दें, सेम इफर्ट अप्लाई करने पर आइडियल वाले में लोड ज्यादा उठेगा, आइडियल में लोड ज्यादा लिफ्ट करेगा, रियल में लोड कम लिफ्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, रियल जैसे आप सोचे थे कि 10 न्यूटन उठ जाएगा, तो सच में कहीं 8-9 ही उठेगा, 7 ही उठेगा किसी पर्टिकुलर इफर्ट पर। तो आप ध्यान रखिएगा, इफिशियंसी जो होगी वो आपका आइडियल लोड ज्यादा उठेगा, तो ये होगा रियल लोड अपॉन आइडियल लोड, रियल लोड अपॉन आइडियल लोड। तो ये सारी चीजें आपको हमने लास्ट लेक्चर में कराई थी, उसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आइडियल मशीन तो बात यहीं पर छूटी थी, इसी के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज आइडियल मशीन? तो आइडियल मशीन इज दैट in which efficiency equal to 100%, there is no loss of the energy. So in ideal machine the output is equal to the input, efficiency equal to mechanical advantage upon velocity ratio. For ideal machine efficiency equal to 100%, 100% means 1,
and if the efficiency is 1, then mechanical advantage will be equal to velocity ratio for ideal machine. but critical machine में आए, वास्तविक machines में आइए, तो इन केस ऑफ प्रैक्टिकल मशीन इन प्रैक्टिस, इसमें लिखा भी है वही बातें, इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल सरफेसेस कांटेक्ट ऑफ द मूवेबल पार्ट। मूवेबल देखिए, स्टेशनरी में तो हम श्योर नहीं हो सकते, स्टेशनरी में हम श्योर नहीं हो सकते कि आपका फ्रिक्शन होगा कि नहीं होगा, पर रियल में तो गारंटी है कि हर एक मोशन में तो गारंटी है कि फ्रिक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा रियल में। तो स्टेशनरी में तो हमें चेक करना पड़ता है कि अप्लाइड फोर्स है कि नहीं है, पर रियल जब मोशन हो रहा होगा तब तो कोई गारंटी, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है, तब 100% गारंटी है कि आपका फ्रिक्शन होगा ही होगा। ठीक है, तो इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल सरफेसेस, इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल सरफेसेस, समझ गए? तो इन प्रैक्टिस फ्रिक्शन एग्जिस्ट बिटवीन ऑल सरफेसेस ऑफ कांटेक्ट ऑफ मूवेबल पार्ट्स। मूवेबल पार्ट्स के बीच में फ्रिक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। सम ऑफ द वर्क डन बाय द एफर्ट, सम ऑफ द कुछ वर्क डन जो प्रयास ने किया है, जो एफर्ट ने किया है, तो सम ऑफ द वर्क डन बाय द एफर्ट इज यूटिलाइज्ड टू ओवरकम फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। जो आप इनपुट दे रहे हैं उसमें से कुछ वर्क डन क्या होगा, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आपका यूटिलाइज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आउटपुट आपको इनपुट के बराबर नहीं मिलने वाला। आइडियल मशीन्स में आउटपुट इनपुट के बराबर होता है, पर रियल मशीन में कहीं ना कहीं फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन होता है तो कुछ ना कुछ लॉस होता है, और अगर लॉस होता है तो 100% आपको कभी भी आउटपुट इनपुट के इक्वल नहीं मिलेगा। तो यही लिखा हुआ है, द यूजफुल वर्क, जो कि काम करने वाला वर्क था वो लॉस हो गया, भी खर्च हो गया, किसमें खर्च हो गया, तो यूजफुल वर्क, the useful work done in lifting the load is reduced। फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन ने कहीं ना कहीं यूजफुल वर्क को रिड्यूस कर दिया। ठीक है, तो यूजफुल वर्क डन इन लिफ्टिंग ऑफ द लोड इज रिड्यूस्ड रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ द एफिशिएंसी, जिसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपकी दक्षता कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रिक्शन में कहीं ना कहीं आपका लॉस होगा। ठीक है, अगली क्लास हम आपको बता दे रहे हैं थियरी ऑफ मशीन की होगी, मैकेनिकल वाले, और थियरी ऑफ मशीन आपका कुछ लाइव सेशंस होगा। तो hence the useful work done in the lifting the load is reduced resulting in reduction of efficiency, जिसका रिजल्ट होगा कि efficiency घट जाएगी। ठीक है, अब बात आती है P इज द एक्चुअल, P यहाँ रहे वो एक्चुअल, I उसके सफिक्स तो आइडियल हो जाए। लेट P इज द एक्चुअल एफर्ट रिक्वायर्ड और PI इज द आइडियल एफर्ट रिक्वायर्ड। W इज द एक्चुअल लोड लिफ्टेड, WI इज द आइडियल लोड टू बी लिफ्टेड। इफर्ट लॉस जो होगा, आप बताइए इफर्ट किसी फॉर डब्लू आप ज्यादा लगाए, आइडियली कम लगाना चाहिए था, तो लॉस क्या हुआ कि भैया हम लगाना चाहिए था 5 ही न्यूटन लगाना पड़ा, 7 न्यूटन लगाना पड़ा। तो ये क्या होगा, रियल इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट इक्वल टू इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। रियल इफर्ट इन डब्ल्यू, आइडियल इफर्ट इक्वल टू, आइडियल में आपका फॉर आइडियल, जैसे आप आइडियल बोलेंगे तो W/PI जो होगा वो वेलोसिटी रेशियो की बराबर होगा, मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर, तो PI इक्वल टू W/VR। इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन इक्वल टू रियल इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट, दैट इज इक्वल टू P माइनस W/VR। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस और लॉस ऑफ लोड। तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर P, फॉर P पर्टिकुलर इफर्ट आपने अप्लाई किया, आइडियल में ज्यादा लिफ्ट होगा, तो आइडियल माइनस रियल होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइडियल माइनस रियल होगा। फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस इक्वल टू, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस होगा आइडियल, आइडियली कितना उठना चाहिए था, ज्यादा उठना चाहिए था, रियल होगा W, और आइडियल जो आएगा वो P इंटू VR माइनस W होगा। ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है,
ये आप ध्यान रखिएगा। if frictional resistance equal to ideal minus real P into VR minus W, ठीक है। for a particular load the effort loss जो होगा, sorry, frictional resistance होगा that will be equal to the ideal load minus real load। efficiency की बात करें तो ये जनरल efficiency होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, और W अपन VR जो है वो PI है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं PI अपन P, या फिर वेलोसिटी रेशियो इनटू P को WI लिख सकते हैं, तो यहीं पर आपका होगा W अपान WI। इफिशियंसी के कई फार्मूले आपको हमने बताए। इफिशियंसी बेसिकली जो होगा वो इनपुट अपान सॉरी आउटपुट अपान इनपुट एनर्जी होगा, आउटपुट अपान इनपुट एनर्जी होगा। इसके बाद आप देखें आउटपुट होगा W इंटू वाई अपान इनपुट होगा P इंटू एक्स। तो इफिशियंसी यहाँ से आएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपान वेलोसिटी रेशियो, और इफिशियंसी यहाँ पर आएगा, ठीक है, आइडियल इफर्ट अपान रियल इफर्ट, या फिर यहीं पर आपका आएगा रियल लोड अपान आइडियल लोड। तो ये सारी चीजें आपकी सब इफिशियंसी ही है, सब कुछ इफिशियंसी ही है, ठीक है। सब कुछ आपका क्या है, इफिशियंसी ही है, कोई दिक्कत होने की बात नहीं है। एफिशिएंसी जो हो गया दैट इज इक्वल टू द आउटपुट एनर्जी अपॉन इनपुट एनर्जी, एंड द आउटपुट एनर्जी इज इक्वल टू W इंटू आई अपॉन P इंटू एक्स, आप कह सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो PI अपॉन P। तो इक्वल टू आपका एवरीथिंग आपको क्लियर होगा, ठीक है। द इफिशियंसी विल कम आउट द रियल इफर्ट अपॉन, देखिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इफिशियंसी आपका जो होगा इफिशियंसी इक्वल टू रियल लोड लिफ्टेड आइडियल लोड लिफ्टेड, और यहाँ पर रियल नहीं आइडियल अपान रियल, ये उल्टा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आइडियली कम इफर्ट लगाना पड़ेगा ना, पर छोटा वाला पहले ऊपर, मान लो कंफ्यूजन आ जाए तो छोटा वाला ऊपर बड़ा वाला नीचे। आगे अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। इन अ लिफ्टिंग मशीन an effort of 500 Newton is to be moved by distance of 20 मीटर। जो इफर्ट है जो आपका इन अ लिफ्टिंग मशीन, लिफ्टिंग मशीन में आप ध्यान दीजिएगा, लिफ्टिंग मशीन में इफर्ट जो है वो 500 न्यूटन है। इफर्ट ऑफ 500 न्यूटन इज टू बी मूव्ड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। तो डिस्टेंस x जो है वो 20 मीटर, टू रेज अ लोड ऑफ, लोड जो दिया है वो 10,000 न्यूटन है, बाय अ डिस्टेंस ऑफ y इक्वल टू 0.8 मीटर, ठीक है। 500 न्यूटन को 20 मीटर घुमाने के लिए, मूव कराने के लिए 500 न्यूटन इफर्ट को 20 मीटर घुमाने पर 10,000 न्यूटन लोड 0.8 थोड़ा सा उठ जाता है, 0.8 मीटर उठ जाता है। डिटरमाइन द वेलोसिटी रेशियो। तो इस क्वेश्चंस को, अब क्वेश्चन में और सारी क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, तो इसको हम सब लोग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। द इफर्ट इज 500 न्यूटन and distance moved by effort is also given. Load is 10,000 Newton and the distance moved by load is also given, that is equal to 0.8 meter and x equal to 20 meter. I think x is correct. Okay.
Then first question is determine the velocity ratio. Determine the velocity ratio. This is given and first is इतना ही आपको दिया है. First is velocity ratio. The velocity ratio is the distance moved by effort to the distance moved by load that will come out 20 upon 0.8 and 200 by 8. Okay, that is equal to 25. The velocity ratio is 25. The velocity ratio is 25. So next is velocity ratio. Next is mechanical advantage. The velocity ratio is 25. Second one is mechanical advantage. Mechanical advantage will be equal to W upon P, and W upon P means 10,000 upon 500. 10,000 upon 500. सुन 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 सुन, तो ये क्या होगा 20. Mechanical advantage will equal to 20. Next question. There are multiple questions. The mechanical, first we have calculated the velocity ratio. Second one is mechanical advantage, and third one is efficiency of the machine. Third one is efficiency of the machine. तो efficiency आप चाहे बेसिक तरीके से चलें W इंटू वाई अपान P इंटू एक्स से, तो इससे भी आपका आ जाएगा 10,000 इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 20. या फिर इससे आप चलें मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो. देखिए बेसिक से चलें, इन केस मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया तो फिर ये गलत नहीं होने देगा. मैकेनिकल एडवांटेज 20 अपन 25, तो चाहे जिससे आप करें फाइनली आपको एफिशिएंसी मिल जाएगा. 50 1 2 3 यहाँ से 5 ये भी कट गया, तो यहाँ से 0.8 आएगा. efficiency will come out 0.8, that is equal to 80%. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा efficiency 80%. नेक्स्ट आपका बताना है डिटरमाइन द आइडियल इफर्ट. आइडियल इफर्ट की बात कर रहा है कि आइडियली कितना इफर्ट लगाना चाहिए था. आइडियल अगर मशीन होता, आइडियल मशीन, तो आइडियल के केस में फॉर पर्टिकुलर W अगर आप इफर्ट निकालना है, आइडियल इफर्ट निकालना, तो फॉर पर्टिकुलर W की बात चल रही होगी. और आइडियल इफर्ट जो होगा वो क्या होगा, आइडियल इफर्ट इक्वल टू W अपान वेलोसिटी रेशियो. W अपान वेलोसिटी रेशियो. तो आइडियल इफर्ट इक्वल टू W इज 10,000 न्यूटन एंड वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 25. तो यहां से जब आप कट करेंगे तो P आइडियल जो आएगा वो 400 न्यूटन आएगा. मतलब आइडियली आपको 400 न्यूटन ही लगाना था. आइडियली आपको 400 न्यूटन लगाना था, एक्चुअल में आपको 500 लगाना पड़ा 10,000 न्यूटन के लिए. 10,000 न्यूटन के लिए एक्चुअल में आपको क्या करना पड़ा, 500 लगाना पड़ा. फिफ्थ क्वेश्चन, द फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट, इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन. इफर्ट लॉस की बात करें अगर हम, इफर्ट लॉस, तो इफर्ट लॉस क्या होगा, P रियल माइनस P आइडियल, और दैट विल कम आउट 500 माइनस 400 न्यूटन एंड दिस इज इक्वल टू 100 न्यूटन. आइडियली आपको 400 लगाना था, रियल में आपको क्या करना पड़ा, 500 लगाना पड़ा, तो 100 न्यूटन का क्या आ गया, इफर्ट लॉस. तो इफर्ट लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन आपका क्या होगा, 100 न्यूटन. 500 माइनस 400 इक्वल टू 100 न्यूटन. आइडियल लोड क्या होगा, आइडियल लोड का मीनिंग पहले समझिए कि आइडियल लोड कहना क्या चाहता है. आइडियल लोड ये कहना चाहता है कि हम अगर इतना ही इफर्ट आइडियल मशीन में लगाते, इतना ही इफर्ट हम किस पे लगाते, आइडियल मशीन में लगाते, तो क्या होता.
ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द 6 क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन इज द आइडियल लोड, एंड आइडियल लोड, व्हाट इज आइडियल लोड? आइडियल लोड, आइडियल लोड WI इक्वल टू P इंटू वेलोसिटी रेशियो। आइडियल लोड इक्वल टू WI इक्वल टू P इंटू वेलोसिटी रेशियो, एंड P इक्वल टू 500, वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 25 न्यूटन। तो WI यहाँ से आएगा 12,500 न्यूटन। आइडियल मशीन होती तो 500 का इफर्ट लगाने भी 12,500 न्यूटन उठता। आइडियली आपका क्या होता, लोड लिफ्टेड आपका ज्यादा होता। क्लियर हुआ कि नहीं? फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की बात करें, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस जो होगा वो WI माइनस W, एंड W आइडियली जितना उठना चाहिए था उससे कम ही उठा। तो यहां से आप लिखेंगे 12,500 माइनस 10,000 न्यूटन, दैट विल कम आउट 2500 न्यूटन। क्लियर हो गया सब लोग को? तो क्वेश्चंस को फिर से पढ़िए वन बाय वन, इसको फिर से सॉल्व करते हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे करना है। एक एक में आपको हमने मल्टीपल आयाम्स दिखा दिए, मल्टीपल डायमेंशंस दिखा दिए, इसलिए जिससे आप इजीली चीजों को समझ सकें। ठीक है। फर्स्ट आपको दिया था कि भैया 500 न्यूटन का इफर्ट अगर 20 मीटर घुमाया जाए, 500 न्यूटन का इफर्ट अगर 20 मीटर घुमाया जाए तो 10,000 न्यूटन का आपका लोड 0.8 मीटर लिफ्ट कर जाता है। 10,000 न्यूटन का लोड 0.8 मीटर आपका क्या हो जाता है, लिफ्ट कर जाता है। बात समझ में आ रही? अब पहला क्वेश्चन है कि वेलोसिटी रेशियो क्या होगा। तो वेलोसिटी रेशियो होगा इफर्ट द्वारा डिस्टेंस अपन लोड द्वारा डिस्टेंस। तो 20/8 आपको 25 आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हुआ, तो W/P की आपका 20 आ गया। इफिशियंसी देखिए तो आउटपुट अपन इनपुट से करे 80% आ गया। अब क्वेश्चन है कि आइडियली कितना, इसी लोड के लिए आइडियली कितना इफर्ट लगाना पड़ता है। तो आइडियल इफर्ट इक्वल W अपन वेलोसिटी रेशियो, क्योंकि उस समय मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो के बराबर पुट कर दें। तो आइडियली तो आपको 400 ही लगाना चाहिए था, 500 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आपका रियल मशीन है। आपका P माइनस पी आई 500 माइनस 400 न्यूटन इक्वल टू 100 न्यूटन आ गया। आइडियल लोड की बात करें, अगर हम 500 न्यूटन का ही इफर्ट लगाते, अगर हम 500 न्यूटन का ही इफर्ट लगाते तो आइडियली कितना लोड उठता, तो P इंटू वेलोसिटी रेशियो, और P इंटू वेलोसिटी रेशियो में आपका 500 इंटू 25 न्यूटन आ गया। टोटली आपका 12,500 न्यूटन उठना चाहिए था 500 पर, अगर आइडियल होता तो, लेकिन नहीं, 10,000 ही उठा। तो लॉस कितना हुआ, 2,500 न्यूटन का लोड लॉस हो गया आइडियल के हिसाब से। पर ठीक है भाई, आइडियल रियल में यही तो अंतर है, आइडियल वही है जो होता नहीं है। अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, लॉ ऑफ मशीन। नेक्स्ट आपका क्या है, लॉ ऑफ मशीन। कोई भी मशीन आप खरीद के लाइए तो उसका कुछ नियम कानून होता है। किसी भी रियल मशीन, देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ मशीन जो है वो किसी एक मशीन का, जनरल मशीन का है। हम मशीन परचेज करके लाए, कुछ इफर्ट लगा रहे हैं, कुछ लोड उठ रहा है, कुछ इफर्ट लगा रहे, कुछ लोड उठ रहा है, बस है। तो हर एक मशीन का लोड इफर्ट के बीच का रिलेशनशिप ही लॉ ऑफ मशीन कहलाता है। लोड और इफर्ट के बीच, कुछ आप लोड लगाए, कुछ इफर्ट उठा, अगर ये आपको रिलेशनशिप पता होगा तो हम आगे ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इतना लोड लगा, इतना इफर्ट करके ये लोड उठाया जा सकता है, या किसी पर्टिकुलर लोड के लिए कितना इफर्ट लगाना चाहिए। तो लॉ ऑफ मशीन कुछ नहीं बताता भाई, लॉ ऑफ मशीन सिंपली क्या बताता है, मशीन का सिद्धांत क्या कहता है, रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड, द रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड,
रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड मतलब क्या है, W एंड P के बीच का रिलेशनशिप ही लॉ ऑफ मशीन है। यही आपका क्या है, लॉ ऑफ मशीन है। क्लियर? द रिलेशनशिप किसके किसके बीच रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन द लोड लिफ्टेड एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड इन अ मशीन इज कॉल्ड लॉ ऑफ मशीन। द रिलेशनशिप किसके किसके बीच रिलेशनशिप, द रिलेशनशिप बिटवीन लोड लिफ्टेड, between load lifted and the effort required in a machine. The relationship between load lifted and the effort required in a machine is known as law of machine. Clear? Clear हो गया? Is known as law of machine. The relationship between load lifted and effort required in a machine is called law of machine. अब अगला, for practical machines, प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करें तो फॉर प्रैक्टिकल मशीन्स द ग्राफ बिटवीन लोड एंड एफर्ट इज जनरली स्ट्रेट लाइन। फिर से हम सब लोग आते हैं, लोड लिफ्टेड और एफर्ट रिक्वायर्ड के बीच का नियम जो है वही लॉ ऑफ मशीन है। और इन जनरल फॉर प्रैक्टिकल मशीन्स द ग्राफ बिटवीन लोड एंड एफर्ट, तो इधर आपका एफर्ट है, इधर आपका वाई एक्सिस पर एफर्ट है, load and effort is generally straight line which does not pass through the origin। तो यहां पर आपका जो आता है P इक्वल टू आता है m w plus c, the m and c both are constant। for real machines the relationship between load and effort is P इक्वल टू एम डब्ल्यू प्लस सी। तो ध्यान दीजिएगा, वैसे फॉर अगर हम आइडियल मशीन बात करें, फॉर आइडियल मशीन, तो आइडियल मशीन्स के लिए बात करेंगे तो क्या बात होगी आपके हिसाब से, बात बताइए। आइडियल मशीन्स के लिए क्या बात होगी, आप कहोगे सर W अपान P इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, और चूंकि हम आपको बता चुके हैं वेलोसिटी रेशियो फॉर अ मशीन इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो W P इक्वल टू क्या आ जाएगा, W अपान वेलोसिटी रेशियो, और यहां से आपका आ जाएगा P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू W, कुछ कांस्टेंट इनटू W, इसको C1 मान। तो आइडियल मशीन्स के लिए लोड और एफर्ट के बीच का ग्राफ, एफर्ट और लोड के बीच का ग्राफ आइडियल मशीन्स के लिए ओरिजिन से पास करेगा, पासिस थ्रू ओरिजिन। ये कहां से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। और इस केस में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ओरिजिन से जब पास करेगा ये ऐसे, ये आपका आ गया P इक्वल टू कुछ कांस्टेंट इनटू W, किसके लिए है ये, फॉर आइडियल मशीन, क्योंकि आपने आइडियल मान रखा है। और जब आइडियल मानेंगे तभी आपका W बाई P इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फॉर आइडियल मशीन the relationship between effort and load is straight line and passes through the origin, but for real machine, for real machine the relationship between P equal to effort and load equal to mw plus c, that will not pass through the origin, and m and c where P is known as effort। अब इसको लिख भी लीजिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, आपको पता भी है। एंड W इज नोन एज लोड, M एंड C बोथ आर कांस्टेंट, M एंड C बोथ आर कांस्टेंट। ठीक है, M और C दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। क्लियर होगी बात? ठीक है, P इक्वल टू MW प्लस C, and M and C both are constant। W is the load, sorry,
तो ये ध्यान रखिएगा, यही चीजें यहाँ पे लिखी हुई थी। For practical machine, the graph between load and effort is generally straight line and which does not pass through the origin. P equal to mw plus c. तो भार वास्तविक प्रयास रेखा है ये, और ये आदर्श प्रयास रेखा है। किसके किसके बीच में? लोड P और W के बीच का क्या है? रिलेशन। P W के बीच का mw plus c है। इसी में आगे बढ़ते रहिए। अब यहां से अगर आप देखें तो ये P है, y एक्सिस पर क्या है? P, और ये किसी एक रियल मशीन का है। यहां से अगर हम P इक्वल टू mw प्लस c लिख रहे हैं तो ये श्योर है कि जो m का मान होगा, P इक्वल टू अगर हम mw प्लस c लिख रहे हैं तो m क्या है? स्लोप है। किसका स्लोप है? m किसका स्लोप है? स्लोप ऑफ कर्व। स्लोप ऑफ कर्व क्या है? P एंड W। P और W के ग्राफ का स्लोप है, और स्लोप कैसे निकालते हैं? tan phi से। तो यहाँ पे m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan psi हो जाएगा। अगर आपको लोड और इफर्ट के बीच का ग्राफ पता हो तो उसका स्लोप जो होगा दैट विल इक्वल टू m एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट y यहाँ पे क्या है? P। इंटरसेप्ट ऑन एफर्ट एक्सिस इक्वल टू c। ठीक है। फॉर आइडियल मशीन्स की बात करें तो आइडियल मशीन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। c, अब देखिए अगर आपसे कहें p इक्वल टू mw प्लस c, ये आपका किसी एक रियल मशीन का रिलेशनशिप है। p इक्वल टू mw प्लस c, ध्यान दीजिएगा, p इक्वल टू mw plus c. m is the slope of curve between p and w. p और w के बीच का कर्व का स्लोप है। c क्या है? इंटरसेप्ट ऑन p एक्सिस, तो इंटरसेप्ट ऑन इफर्ट एक्सिस। ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर हम यहां से बात करें मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज हर एक मशीन के लिए W/P होता है। देखिए किसी भी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट होगा। किसी भी मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज कांस्टेंट। अगर एफर्ट मूव किया तो लोड मूव करेगा और एक पर्टिकुलर रेशियो में मूव करेगा। बट मैकेनिकल एडवांटेज इज वेरिएबल। बट आप यहाँ पे अब देखिए आइडियल मशीन्स की बात करें तो मैकेनिकल एडवांटेज बाय डिफॉल्ट आपका वेलोसिटी रेशियो होगा और वो कांस्टेंट होगा। हम चल रहे हैं रियल मशीन पर। अगर आप यहाँ रियल, फॉर रियल मशीन, क्या लिखा आपने? फॉर रियल मशीन। जैसे आप रियल मशीन वर्ड यूज करते हैं ये रिलेशनशिप वैलिड हो जाता है। रियल मशीन्स के लिए ये रिलेशनशिप क्या हो जाता है? वैलिड। और अगर ये रियल मशीन के लिए वैलिड है तो आप लिख सकते हैं P माइनस सी बाई एम इक्वल टू W। P माइनस सी बाई एम इक्वल टू W। तो यहीं से आप लिखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यहीं से आप क्या लिखते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। अब W का मान आप पुट कर दीजिए तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू आएगा P माइनस सी बाई एम इंटू P। तो मैकेनिकल एडवांटेज जो आएगा 1/m और यहाँ 1 माइनस सी बाई P। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m 1 माइनस सी बाई P। एंड यहाँ पर आप ये कह सकते हैं m एंड c बोथ आर कांस्टेंट फॉर अ रियल मशीन। बोथ आर कांस्टेंट फॉर रियल मशीन। रियल मशीन के लिए दोनों कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि m मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो 1 माइनस m 1 माइनस सी बाई P। अगर ये कांस्टेंट है, m और c कांस्टेंट, P वेरिएबल है, इफर्ट इज वेरिएबल,
यहाँ से आप बात फाइनल दूसरी तरफ देखिए ध्यान से, जो बातें चल रही इसको आप देखिए। मैकेनिकल एडवांटेज फॉर रियल मशीन इक्वल टू 1/m 1 माइनस c/p। अब आपने कहा कि नहीं हम बहुत प्रयास करेंगे, तो ऑन इंक्रीजिंग द p, अच्छा प्रयास क्यों ज्यादा कर रहे हैं? क्योंकि आप लोड ज्यादा उठाना चाहते हैं, आप लोड ज्यादा उठाना चाहते हैं, एफर्ट जब आप बढ़ाएंगे तो c/p जो होगा वो घटेगा, और जब c/p घटेगा, भाई ये बढ़ा है c कांस्टेंट, तो 1 माइनस c/p जो होगा वो बढ़ेगा, और मैकेनिकल एडवांटेज आपका क्या होगा? बढ़ेगा। किसी रियल मशीन में, आप ध्यान दीजिएगा, किसी रियल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m 1 माइनस c/p। जब आप इफर्ट इंक्रीज करते हैं, जब आप प्रयास बढ़ाते हैं, तो c/p घटता है, 1 माइनस c/p बढ़ता है, क्योंकि ये वैल्यू घटेगी और ओवरऑल वैल्यू घटने वाला घटेगा तो बढ़ेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ता है। अब किसी ने कहा फॉर रियल मशीन मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू होगा 1/m। आप अगर इफर्ट बहुत ज्यादा लगा दें, इफर्ट आप क्या कर दिए, इफर्ट इंक्रीज, तो ऑलमोस्ट यहां से कह सकते हैं c/p आपका 10 क्या हो जाएगा? 0। और मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m। किसी भी रियल मशीन के लिए, किसी भी रियल मशीन के लिए मैक्सिमम पॉसिबल मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1/m, और किसी भी रियल मशीन के लिए मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर रियल मशीन इक्वल टू 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर किसके लिए? फॉर रियल मशीन। maximum efficiency for real machine equal to mechanical advantage upon velocity ratio, and the maximum mechanical advantage equal to 1/m। so आप ये कह सकते हैं कि maximum efficiency of the real machine equal to 1/m into velocity ratio, 1/m into velocity ratio। आप इसको ध्यान से देख भी लीजिए। For ideal machine मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू W/P, और W/P इक्वल टू 1 माइनस C/P अपॉन M। तो ये आपको हमने प्रूव भी किया कि मैकेनिकल एडवांटेज इन जनरल 1/m 1 माइनस C/P। अगर आप लोड उठाने वाला ज्यादा चाहते हैं, we want to lift the more and more load, so we must be apply the more effort बढ़ाएंगे, c/p घटेगा, मैकेनिकल एडवांटेज बढ़ेगा। प्रयास ज्यादा करने पर लोड तो बढ़ता ही बढ़ता है, लाभ भी ज्यादा होता है। ये सब रियल की बात चल रही, तो रियल मशीन में ज्यादा इफर्ट करने पर ज्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। ये बात हम आपको खुद भी बता चुके। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज फॉर किसके लिए? फॉर रियल मशीन। फॉर यहां पे बात किसकी चल रही है? रियल मशीन की। तो रियल मशीन के लिए जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा 1/m होगा, बिकॉज c/p टेंड टू 0, एंड मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर रियल मशीन, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर रियल मशीन इक्वल टू 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो, 1/m इंटू वेलोसिटी रेशियो। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को हम स्लो करेंगे, फिर रिवर्सिबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन को 80% दक्षता वाली मशीन मीन्स आपको दिया है एफिशिएंसी इक्वल टू 80%, दिस इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, and the procedure of solving the question numerical problem is that you have to read the question. First read the question, then observe what is given, तो हम यहाँ पर यही कर ही रहे हैं, पहले क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, फिर गिवन को नोट कर रहे हैं, फिर अभी देखा जाएगा। अच्छी 80% दक्षता 80% इफिशियंसी वाली मशीन द्वारा 10 kg के प्रयास से 10 kg के प्रयास से, अब यहाँ kg f समझिए, किलोग्राम फोर्स के प्रयास से W इक्वल टू
20 किलोग्राम फोर्स का बोझ संभाला गया है। 80% इफिशियंसी है, 10 किलोग्राम के प्रयास से 20 किलोग्राम का बोझ संभाला। एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी मशीन का वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, पर मैकेनिकल एडवांटेज और इफिशियंसी वेरिएबल होती है। अगर आप एफर्ट ज्यादा लगा रहे हैं तो मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा होगा, इफिशियंसी ज्यादा होगी। उसी मशीन की ज्यादा एफर्ट पर ज्यादा लाभ भी मिलेगा, ज्यादा इफिशियंसी भी मिलेगी, पर वेलोसिटी रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, 10 किलोग्राम के प्रयास से 20 किलोग्राम का बोझ संभाला गया। यदि आदर्श मशीन हो तो इतने ही भार को उठाने के लिए कितने प्रयास की आवश्यकता होगी। अब यहां से अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन का अप्रोच, अगर आइडियल मशीन होता तो इतने ही भार 20 को उठाने के लिए 10 लगाना पड़ता है, या 10 से कम लगाना पड़ता है, या ज्यादा। तो आंसर श्योर है कि 10 से कम ही लगाना पड़ेगा आइडियल के लिए, पर देखते हैं। और उसी में आपको नष्ट प्रयास बताना है, ना कि लोड बताना है। खैर चलिए, तो ये आपका इफिशियंसी। तो इफिशियंसी जो होगा वो मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो, पहले आप वेलोसिटी जो कांस्टेंट है उसको तो निकाल लो, और मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर होगा 20/10, और यहाँ वेलोसिटी रेशियो लोड अपन एफर्ट। तो यहाँ वेलोसिटी रेशियो जो आएगा ये आपका आएगा 2/0.8, और यहां से आ जाएगा 1.5, सॉरी 2.5 आएगा। तो वेलोसिटी रेशियो आपका होगा 2.5। ठीक है, मैकेनिकल एडवांटेज 20/10/0.8 to 2.5 आ गया इफ वेलोसिटी रेशियो। अब आपसे पूछा गया कि इतने उठाने के कितने आइडियल एफर्ट, तो आइडियल एफर्ट जो होगा वो W अपन वेलोसिटी रेशियो, और यहां से W जो है वो 20/2.5 क्या किलोग्राम फोर्स। तो आइडियल एफर्ट इक्वल टू होगा आपका क्या होगा 8 किलोग्राम फोर्स। आपको समझ में आया कि इसी 10 किलोग्राम इसी 20 किलोग्राम को उठाने के लिए आइडियली आपको 8 किलोग्राम फोर्स ही लगाना था। आइडियली आपको क्या लगाना था 8 किलोग्राम का फोर्स ही लगाना था। इफर्ट लॉस की बात करें, इफर्ट लॉस की बात करें तो इफर्ट लॉस जो होगा वो क्या होगा, इफर्ट लॉस आपके हिसाब से क्या होगा, इफर्ट लॉस विल बी इक्वल टू रियल इफर्ट माइनस आइडियल इफर्ट। तो ये आएगा 2 किलोग्राम फोर्स। ये इफर्ट लॉस आपका जो आएगा वो आएगा 2 किलोग्राम फोर्स। देखिए कैलकुलेट करिए, क्वेश्चन का अप्रोच देखिए आप सब लोग। 80% इफिशियंसी वाली कोई मशीन है जिसके द्वारा 10 किलोग्राम के प्रयास से 10 किलोग्राम के प्रयास से 20 किलोग्राम का लोड उठाया गया। भाई ठीक है, उसी 20 किलोग्राम को उठाने के लिए आइडियल कितना आपको प्रयास करना था, ये क्वेश्चन है। तो इफिशियंसी से आपने वेलोसिटी रेशियो निकाला, दैट इज इक्वल टू 2.5। मैकेनिकल एडवांटेज अपन वेलोसिटी रेशियो ये होता ही है। आपका आइडियल इफर्ट जो है, आइडियल इफर्ट इक्वल टू W अपन वेलोसिटी रेशियो, और W अपन वेलोसिटी रेशियो से 8 किलोग्राम फोर्स है। मतलब क्या है, यदि आदर्श मशीन होता, आइडियल फॉर आइडियल मशीन्स फॉर लिफ्टिंग द 20 किलोग्राम फोर्स यू हैव टू अप्लाई ओनली 8 किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो लॉस इन एफर्ट घर्षण में नष्ट प्रयास बताइए, वो आपका आ गया 2 किलोग्राम फोर्स। सॉल्व कर लिए होंगे। अगला क्वेश्चन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ मशीन। एक बात आप सोचिए, कोई भी मशीन रिवर्सिबल कब होगा, बात यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी पर आप ध्यान दें। तो रिवर्सिबिलिटी होता क्या है, सिंपल सी बात, आपने इनपुट कितना दिया, इनपुट आपने दिया P इंटू एक्स, आउटपुट कितना मिला W इंटू वाई।
इनपुट एनर्जी आपने दिया, मान लीजिए P इंटू एक्स जो दिया, आउटपुट आपको मिला W इंटू वाई। अब आप बताइए कुछ लॉस तो हुआ, ये गारंटी है कि P इंटू एक्स जो होगा वो W इंटू वाई से ज्यादा ही होगा, ये गारंटी है, इसमें 100% श्योर है फॉर रियल मशीन। रियल मशीन के लिए ये श्योर है कि आपको ज्यादा इनपुट देना ही पड़ेगा। तो बीच में खर्चा कितना हो, लॉस कितना हुआ, अगर आपने इनपुट ज्यादा तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना होगा, लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी होगा P इंटू एक्स माइनस W इंटू वाई। ये एनर्जी लॉस हुई, मतलब इतनी एनर्जी उस पाथ में लगेगा ही लगेगा। और अगर लॉस ऑफ एनर्जी से आउटपुट ज्यादा है, आप सोचिए आपने 100 रुपए किसी को दिए, अब वहां पर क्या पहुंच रहा है, ये गारंटी 100 से कम ही पहुंचेगा, आइडियल में 100 का 100 पहुंच जाना चाहिए था। तो बीच में मान लीजिए किसी ने वहां 80 पहुंचा है, मतलब 20 रुपए खर्च है, तो उसके पास 80 है ना, तो वापस आ भी तो सकता है, 20 का ही खर्च है, लेकिन अगर वही 70 खर्च कर दिए होते तो आउटपुट तो 30 ही होता। तो वो कहता नहीं, खर्चा 70 है, हम वापस नहीं जा पाएंगे। तो किसी भी मशीन का रिवर्सिबल होना, मतलब जिस पाथ को उसने, जिस तरह से आपने एफर्ट लगा के लोड लिफ्ट किया है, बिना एफर्ट के उसी लोड से वापस आ जाना रिवर्सिबल। और अगर सेल्फ अपने से वापस ना आए तो इरिवर्सिबल, जिसको इरिवर्सिबल को सेल्फ लॉकिंग भी बोल सकते हैं। इरिवर्सिबल को क्या बोलेंगे, सेल्फ लॉकिंग भी बोलेंगे। बात समझ में, तो यही बात चल रही थी यहां पर बात क्या चल रही, रिवर्सिबिलिटी ऑफ अ मशीन, किसी भी मशीन का रिवर्सिबल होना क्या कहलाता है, कि आपको बिना इफर्ट के, बिना कोई एक्स्ट्रा इफर्ट के वो रिवर्सिबल अपने पाथ को फॉलो करते हुए नीचे आ जाए। कारण क्या होगा अभी देखते हैं, इफ द रिमूवल ऑफ इफर्ट, इफ द रिमूवल ऑफ इफर्ट, प्रयास हटाने पर, while लिफ्टिंग रिजल्टिंग लोअरिंग ऑफ द लोड, अगर इफर्ट को हटा लिया जाए जब आप लिफ्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या हो, उसका रिजल्ट आए कि लोअर हो जाए। इफ द रिमूवल ऑफ इफर्ट, इफर्ट को हटाने पर, while लिफ्टिंग, लिफ्टिंग के दौरान, लिफ्टिंग के दौरान इफर्ट को हटाने पर रिजल्ट क्या मिले, लोअरिंग द लोड, द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल। एंड इफ the removal of effort while lifting results in क्या होगा, stationary condition of the load, not lowering of the load, then the machine is said to be irreversible or self locking। तो सेल्फ, जैसे आप स्क्रू जैक को घुमा घुमा के उठाए और जैसे छोड़े वो अपने आप नीचे आ जाए, तो आप कहेंगे ये तो रिवर्सिबल है, पर जब आप छोड़ें तो वो नीचे ना आ पाए, अपने से ना नीचे लाने में ला सकते, पर वहां के लिए एक्स्ट्रा इफर्ट लगाना पड़े। तो वही लिखा है, इफ द रिमूवल ऑफ इफर्ट व्हाइल लिफ्टिंग रिजल्ट्स इन लोअरिंग ऑफ द लोड, द मशीन इज सेड टू बी रिवर्सिबल। अगला, द मशीन इज सेड टू बी सेल्फ लॉकिंग, सेल्फ लॉकिंग को ही इरिवर्सिबल कहते हैं, इफ द लोड इज नॉट लोअर्ड ऑन रिमूवल ऑफ द इफर्ट, इफर्ट हटाने पर लोड लोअर ना हो। सेल्फ लॉकिंग को ही हम इरिवर्सिबल भी कहीं कहीं बुक में दिया रहेगा, तो दोनों एक ही बात है। इरिवर्सिबल, ओके। अ लिफ्टिंग मशीन इज रिवर्सिबल, लिफ्टिंग मशीन रिवर्सिबल होगा जब जो खर्चा है वो आउटपुट से कम हो, रास्ते का खर्चा जो है वो आउटपुट से क्या हो, आउटपुट के पास खर्चे से ज्यादा पहुंचे। मतलब क्या, W इंटू वाई जो हो पी एक्स माइनस डब्ल्यू वाई से ज्यादा हो। तो अ मशीन इज रिवर्सिबल, कोई मशीन रिवर्सिबल होगा इफ इट्स एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50% एंड सेल्फ लॉकिंग इज एफिशिएंसी। देखिए अगर एफिशिएंसी क्या है, 50% से ज्यादा है, इफ द एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%, मतलब क्या होगा, ये रिवर्सिबल होगा। और अगर लेस देन 50% तो ये आपका क्या होगा, सेल्फ लॉकिंग होगा।
या इरिवर्सिबल होगा, या क्या होगा, irreversible होगा. A machine is said to be reversible if its efficiency is greater than 50% and self-locking if its efficiency is less than 50%. इनपुट आपने क्या दिया, P इंटू एक्स, आउटपुट क्या मिला, W इंटू वाई, वर्क लॉस जो हुआ वो पी एक्स माइनस डब्ल्यू वाई. तो बात चल रही है अगर आउटपुट रिवर्सिबिलिटी के लिए आउटपुट जो होना चाहिए वो लॉस से ज्यादा होना चाहिए. फॉर रिवर्सिबिलिटी आउटपुट ऑफ द मशीन मस्ट बी ग्रेटर देन द इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन. तो यहां से आ जाएगा 2WI शुड बी ग्रेटर देन PX. और फिर अगला इसी में देखिए 2WI, यहां से आए 2WI शुड बी ग्रेटर देन PX. तो यहां से आएगा W इंटू वाई अपान PX शुड बी ग्रेटर देन 1/2. तो ये आपका यही तो इफिशियंसी है, यही तो आपका क्या है, इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 0.5. किसके लिए, फॉर रिवर्सिबल मशीन. तो फॉर रिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन 50%. फॉर इरिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी शुड बी ग्रेटर देन लेस देन 50%. तो ये बात ध्यान रखिए. नेक्स्ट आपका पुली सिस्टम है. पुली में आपका फिक्स पुली है और मूवेबल पुली है, और सब में हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे. ठीक है, तो स्मूथ पुली की बात यहाँ पर, सारे फॉर्मूले किसके लिए हैं, स्मूथ पुली के लिए. ये बात ध्यान रखिए, सारी चीजें क्या है, स्मूथ पुली के लिए. तो आप ध्यान से समझिएगा, एक बात क्लियर नोट कर लीजिए, फॉर रिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 50%. 50% से ज्यादा इफिशियंसी मतलब जो आप सप्लाई करें उसका 50% से ज्यादा पहुंचना चाहिए. बीच में खर्चा 50% से कम रहेगा तभी रिवर्सिबल होगा. तो फॉर रिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी मस्ट बी ग्रेटर देन 50%. फॉर इरिवर्सिबल मशीन इफिशियंसी शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन 50%. और फॉर सेल्फ लॉकिंग मशीन द इफिशियंसी शुड बी लेस देन 50%. ठीक है, और अगले लेक्चर में हम लोग पुली सिस्टम को कर लेते हैं और क्वेश्चन कर लेंगे. तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में अध्याय समाप्त होगा. आज के लिए इतना ही करते हैं. आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, रेगुलर क्लास करते रहें. बहुत बहुत धन्यवाद.